नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, मार्केट दिशा की तलाश में है। इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन भी है कि क्या दिवाली आज है या फिर कल है, क्योंकि अगर आप पंचांग के हिसाब से देखेंगे या फिर तिथि के हिसाब से देखेंगे तो दिवाली का पर्व आज ही है, क्योंकि अमावस के दिन मनाई जाती है। लेकिन बाजार में जो मुहूर्त ट्रेडिंग है वो कल के सेशन में होगी, 6 से 7 बजे इसका टाइम रखा गया है। और इसी तरह जिस तरह से दिवाली के दिन को लेकर कंफ्यूजन है, उसी तरह से बाजार में भी दिशा को लेकर साफ तौर पे कंफ्यूजन नजर आ रहा है। आज हमने शुरुआत जरूर पॉजिटिव साइड पे करी थी। निफ्टी करीब 30-32 पॉइंट की तेजी लेकर खुला था, लेकिन उसके बाद मार्केट्स में हाई लेवल से प्रेशर हर पॉइंट पर देखने को मिला है। और एक पॉइंट पे हमने 24,200 का लेवल भी तोड़ दिया था। अभी भी 24,200 के आसपास ही फिलहाल जो लेवल्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हर किसी के मन में सवाल यही है, इनफैक्ट उम्मीद यही है, महत्वाकांक्षा यही है कि क्या बाजार में दिवाली के दिन क्या खरीदारी लौटती हुई नजर आएगी। इस सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर, और आपको दिवाली की और हमारे दर्शकों को भी इनफैक्ट ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, आपको भी और आपके दर्शकों को भी, सभी को हैप्पी दिवाली। इनफैक्ट थोड़ा अपने दर्शकों से माफ़ी भी मांगना चाहेंगे, थोड़ा विलंब हो गया शो शुरू करने में। और जिस तरह से कन्फ्यूजन मार्केट में भी है, दिवाली की टाइमिंग को लेकर भी है, थोड़ा कन्फ्यूजन हमारे साथ भी हुआ, थोड़ा सा विलंब के साथ शो शुरू हुआ है। लेकिन सर, दर्शकों के सवाल हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में आते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले हम इनफैक्ट जो हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल हमें भेजा है रणवीर जी ने, और वो कह रहे हैं कि हाय, टेल मी अबाउट इन्फोसिस के बारे में वो जानना चाहते हैं। और आज सर हमने देखा है कि मार्केट में जो प्रेशर पॉइंट है वो दरअसल आईटी सेक्टर की वजह से ही देखने को मिल रहा है। आईटी इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर आईटी सेक्टर में जो गिरावट हुई है, इतना ज्यादा आईटी इंडेक्स पिटा है, उसकी वजह क्या है। देखिए, काफी सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि यूएस के मार्केट्स में यूएस की इकोनॉमी को लेकर आए थे। उसका इंपैक्ट हम देखें कि आईटी सेक्टर पे साफ तौर पे देखने को मिला है। कल यूएस के तीसरी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े निकल के सामने आए थे। 2.8% की ग्रोथ वहां पे रिपोर्ट की गई है। पिछली तिमाही देखें तो 3% का नंबर था, और बाजार अनुमान कर रहा था कि 3.1% का नंबर आएगा। उसके सामने 2.8% की जो ग्रोथ है वो यूएस की जीडीपी में रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा निजी सेक्टर के नौकरियों के आंकड़े भी आए थे, उसका भी हमने इंपैक्ट आता हुआ देखा। उस वजह से भी हमने देखा कि मार्केट्स में गिरावट थी, क्योंकि वो आंकड़ा अनुमान से बेटर था, जिसके बाद 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है यूएस में वो उछलकर 4.3% के पार जाती हुई दिखी है। तो ये आईटी सेक्टर के लिए एक दिक्कत की बात है। सर, ये जो पूरे डेटा पॉइंट्स आए हैं, आपने कैसे रीड किया है आईटी सेक्टर के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम देखें, और इन्फोसिस और बाकी आईटी स्टॉक्स पर आपकी राय? देखिए संदीप जी, आईटी पे हम ऑलरेडी थोड़ा सा बेरिश थे। हमारी हिसाब से थोड़ा सा पुल बैक और रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था 40,600 40,900 की रेंज में। आज काफी हार्डली हम उसकी तरफ आए हैं। इमीडिएट सपोर्ट देखें तो 40,000 से लेके 39,700 के बीच में गैप है, वो एक इमीडिएट सपोर्ट है। लेकिन ओवरऑल 38,700 सीएनएक्स आईटी टेस्ट होते हुए दिख रहा है। तो अगर इंडेक्स में यहाँ पे 4 से 5% की करेक्शन बनती है तो स्टॉक्स में बट नेचुरल है कि 8 से 10% की करेक्शन बन सकती है। इन्फोसिस इन पर्टिकुलर जो प्रीवियस डेली चार्ट पे स्विंग लो है 1710 का, ये टेस्ट होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा टीसीएस को अगर देखें तो वहां पे भी डाउन साइड में 3883 रुपये आते हुए दिख रहा है। लेकिन पूरे में अगर देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम जो है, यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट कम है, तो लाइकली है कि 5146 आके परसिस्टेंट सिस्टम में वापस बाइंग आ जाएगी। तो इन्फोसिस और परसिस्टेंट ये दोनों बाई ऑन डिप्स करके चलना चाहिए। दोनों काउंटर रिवर्सल में बहुत जल्दी से नए हाई बना लेंगे। चलिए, ठीक है। तो आईटी सेक्टर पर थोड़ा सा बेरिश नजरिया, और जैसे हमने आपको बताया भी कि यूएस में जिस तरह के आंकड़े आए हैं, उस वजह से आज आईटी सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ नज़र आया भी है। कुछ और सवालों की ओर बढ़े, जहाँ पे हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं हमसे। उसमें रवि शॉर्ट मिनी नाम के हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल भेजा है। वो कह रहे हैं, हेलो नमस्कार सर, मैं रवि रंजन सिंह, आरा बिहार से। मेरे पास JNK बैंक के 200 शेयर हैं 111 के रेट पर, आईओबी का 200 शेयर हैं 65 के रेट पर। दोनों बैंकिंग स्टॉक्स पर ये राय जानना चाहते हैं सर। बैंकिंग सेक्टर में वैसे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी असमंजस की स्थिति है, एक दिन ऊपर होता है, एक दिन नीचे। हम देखते हैं कि जो एक्शन है वो देखने को मिलता है। नंबर्स हालांकि बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे थे। तो JNK बैंक अगर इन पर्टिकुलर किसी के पास 111 रुपये के रेट पर रखा हुआ है सर, उनको क्या करना चाहिए? 200 क्वांटिटी इनके पास है। देखिए, जेएंडके बैंक इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो थोड़ा सा अभी बेरिश ट्रेंड में है। हालांकि मेजर सपोर्ट 9280 टेस्ट करके बाउंस बैक दे रहा है। बाउंस बैक में रेजिस्टेंस 102, 100
8 की रेंज में है, तो वहां तक हम ऑलरेडी 102 आ चुके हैं, प्रोबेबली स्ट्रेच करके 108 तक निकलेंगे। उस जोन में आके एक बार एग्जिट कर सकते हैं। अगर बैंकिंग क्षेत्र में ही रहना है तो एचडीएफसी बैंक में बड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक। और छोटे बैंक में रहना है तो फेडरल बैंक यहाँ पे एकदम सरप्राइज मूव आया है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, तो ये 224 230 जाता हुआ दिख रहा है। तो बैंकिंग में ये तीन स्टॉक हमको अच्छे लग रहे हैं। जेएनके ऑन द पुल बैक एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए जेएनके से आप एग्जिट कर सकते हैं पुल बैक में। सिनकॉम फॉर्मुलेशन सर, इसके चार्ट आप रेडी कर लीजिए। हमारे एक दर्शक हैं ड्रीमर के नाम से, उन्होंने अपना पेज बनाया है, वो पूछ रहे हैं कि सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड बाइंग प्राइस 21 रुपये का है, टोटल क्वांटिटी उनके पास 1000 शेयरों की है, होल्ड करूं या सेल करूं, बताइए। क्योंकि 21 रुपये की इनकी खरीद है सर, 20 रुपये के आसपास शेयर है, हालांकि इनके लेवल के आसपास ही है। आज हम देख रहे हैं करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है, बावजूद इसके कि बाजार कमज़ोर है। क्या करना चाहिए सर, होल्ड करना चाहिए? चार्ट्स कैसे नज़र आ रहे हैं इसके? देखिए, इसमें एक बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट था 21 अगस्त को, धीरे धीरे करके उसी को रीटेस्ट किया है। तो एज एंड व्हेन ये स्टॉक जैसे ही 22 रुपए के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, इस स्टॉक में 32 से 34 रुपए तक की अपसाइड बन जाएगी। तो आप थोड़ा सा इसको होल्ड करके चलिए। रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा स्लो डाउन आया है परसेंटेज अर्निंग्स में, बट ओवरऑल अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दे रहे हैं, सेल्स भी ग्रोथ ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक 30 से 32 रुपए आपको अगले 3 से 4 महीने में मिल जाएगा। होल्ड करके चलना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए 22 निकलने दें, उसके बाद मोमेंटम बनेगा। तो फ्रेश बाइंग 22 के ऊपर जिनके पास है वो आराम से होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कीजिए सिनकॉम के शेयर को, 30-32 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। केआरएन हीट एक्सचेंजर सर, इसको लेकर हमारे दर्शक हैं असलम रेहान, उन्होंने अपना सवाल भेजा है, बोल रहे हैं हेलो सर, केआरएन हीट एक्सचेंजर में एंट्री लेना कैसा होगा? व्यू 1 ईयर्स का है, प्लीज़ सजेस्ट। तो 1 साल का इनका व्यू है सर। केआरएन में मैं देख रहा हूँ जो भाव है सर 450 रुपये के आसपास का है। 1 महीने में ये 6% गिरा है। अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो भी इतना ही व्यू है, क्योंकि ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, हाल ही में लिस्टेड कंपनी है ये। तो 450 रुपये के आसपास सर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 513 का रिसेंट हाई था। देखिए, ये स्टॉक मोस्ट लाइकली आईपीओ बेस बनाना स्टार्ट कर चुका है और अगले 4 6 महीने ये आईपीओ बेस ही बनाएगा। रेंज का अपर एंड 512 रहेगा, रेंज का लोअर एंड 400 रुपये रहेगा। तो अगर इस शेयर में ट्रेड करना है तो या तो 400 के पास बाइंग कीजिए, या 512 का रेजिस्टेंस है, निकलने के बाद 515 के ऊपर बाई कीजिए। अब मिड ऑफ द रेंज है तो रिस्क रिवॉर्ड आपको दोनों साइड मैच नहीं करेगा। तो बेटर है कि या तो 400 पे लें या 512 के ब्रेकआउट पे लें। ठीक है सर, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक केआरएन हीट एक्सचेंजर की बात है। राहुल माइत्रा जी, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि माय नेम इज़ राहुल माइत्रा, प्लीज़ टेल मी द व्यू ऑन जोमेटो। आई हैव बॉट 200 शेयर्स ऑफ जोमेटो एट 250। प्लीज़ गाइड मी वेदर टू होल्ड और सेल। देखिए सर, स्विगी का जो आईपीओ का पूरा जो सिनेरियो बन रहा है, स्विगी के कुछ नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। इनकी जो एंकर बुक है वो करीब 25 गुना के आसपास भरती हुई दिखी, तो वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जो लिस्टेड कंपनी है जोमेटो, उसके मुकाबले हम देखें तो उसके वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जोमेटो का जो शेयर है स्विगी के मुकाबले करीब 2.5 गुना के वैल्यूएशन पर आपको नजर आएगा। तो 250 रुपये के आसपास जिस प्राइस की वो बात कर रहे हैं, इसी प्राइस की मैं कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ आपको सर। तो हमारे जो दर्शक हैं उनके पास 200 शेयर हैं 250 रुपये के भाव पर। तो जिनके पास जोमेटो इस भाव पर है, या फिर जो स्विगी के आईपीओ के हिसाब से खरीदने की सोच रहे हैं, क्या उनको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? अब सर 245 रुपये के आसपास आ गया शेयर। इस स्टॉक में एक फील्ड ब्रेकआउट बना था 280 285 पे, और लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है। पहला लेवल 240 का आता है। आई गेस 240 रुपए स्टॉक डिफेंड कर लेगा, क्योंकि जिस आपका मूव है लॉन्ग लिक्विडेशन में एकदम से स्टॉक बैठ जाता है, ये धीरे धीरे करके ऑर्डरली नीचे आ रहा है। तो 240 के अराउंड, 238 240 के अराउंड कहीं भी फेल्ड होगी, फॉर्मेशन होती है तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ऊपर में वापस 310 आ जाएगा। लेकिन अगर 235 के नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर आपको स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अगर है 235 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस बनेगा, नहीं है तो फ्रेश बाइंग 240 के अराउंड 5 रुपए का रिस्क रहेगा। 235 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस, ऊपर में 310 रुपए स्टॉक आ सकता है। 240 के आसपास खरीदे, फ्रेश एंट्री आपको करनी है। 235 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 310 तक के टारगेट जोमेटो के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। महराज सेजू, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है सर। वो कह रहे हैं अंशुल जी और संदीप जी को हैप्पी दिवाली। महराज जी, आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। सर, इन्होंने 2 शेयर अपने मेंशन किए हैं। एक है RVNL, 512 क्वांटिटी बताई है, या इन्होंने प्राइस बताया 512 रुपये का। और दूसरा नाम है इनका hyundai मोटर इंडिया का,
₹1850 क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल? तो आरवीएनएल सर इनके पास 512 के रखे हैं और hyundai मोटर के शेयर इन्होंने ₹1850 पे लिए हैं। जिस भाव पे आईपीओ आया था उसके बाद जब लिस्टिंग कमजोर हुई शायद उसके बाद इन्होंने लिए हैं। तो पहले सर hyundai की बात कर लेते हैं। ₹1850 का इनका भाव है, क्या राय देंगे सर इसके ऊपर? देखिए, हुंडई से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। हुंडई में धीरे धीरे करके स्टॉक 1100 1150 रुपये आएगा। आपको याद होगा आईपीओ के समय से मैं कहते आ रहा हूँ, ओएफएस है ना कि आईपीओ। पुराने इन्वेस्टर्स हायर वैल्यूएशन और अच्छे मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए महंगे में स्टॉक बेच रहे हैं रिटेल को। धीरे धीरे करके फेयर वैल्यूएशन 1150 1200 रुपये इसका जो बनता है, वहां पे स्टॉक आके सेटल होगा। और अगर अर्निंग्स इनकी कंटिन्यू रह जाती हैं तो वहां से कुछ हद तक स्टॉक में परफॉर्मेंस आएगी। फिलहाल के लिए आप एग्जिट कर लेंगे तो बेटर है। 1150 से 1200 रुपये आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, आरवीएनएल में जो बाउंस बैक आना था 423 से, उसका पहला टारगेट अचीव हो गया है 470 का। अगर थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो 506 तक जा सकता है। बट उस जोन से, ये 470 506 की जोन से जब ये स्टॉक पलटेगा रिजेक्शन लेके, तो अगला टारगेट इसका 311 रुपये बनता है। तो रैली मिल रही है, एग्जिट कर लीजिए। 311 रुपये आता हुआ दिख रहा है। तो इनका तो सर ₹512 का एंट्री प्राइस है। देखिए, अभी 30 35 रुपए 40 रुपए लॉस है, आधा बुक कर लीजिए। अगर गलती से 490 500 मिल जाता है तो पूरा लॉस बुक कर लीजिए। 311 रुपए में आप बहुत ज्यादा लॉस में आ जाएंगे। सर इसके अलावा पीएसयू खेमे को लेकर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं। आरवीएनएल हुआ, आईआरएफसी हुआ, राइट्स हुआ, लोअर लेवल से काफ़ी सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। सर क्या उसको रिकवरी समझना चाहिए या केवल वो डेड कैट बाउंस है? सेल ऑन राइस की रणनीति अपनानी चाहिए जैसे हमने आपने आरवीएनएल के केस में बोला सर? देखिए, जितने भी ये काउंटर्स हैं इनमें तगड़ी पिटाई हुई है। अपने ऑल टाइम हाई से 35 से 45% के बीच में पिटे हैं। तो एक 7 8% की बाउंस बैक या 10% की बाउंस बैक सिर्फ डेड कैट बाउंस है। एग्जिट कीजिए। इस बाउंस में नए लो बनते हुए दिखेंगे। अगर इन स्टॉक्स में रैली बननी भी है, अगर थोड़ा सा वर्ड को आप ध्यान दीजिए, मैं वहाँ एम्फेसिस दे रहा हूँ, अगर रैली बननी है तो मिड दिसंबर के बाद बनेगी, प्री बजट रैली। उसमें भी ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई नहीं टेस्ट करेंगे, क्योंकि तब तक 50 55% करेक्ट हो चुके रहेंगे। तो एक 15 20% की लोअर लेवल से रैली आ सकती है। देखिए, 50% करेक्ट होने के बाद आपको लोअर लेवल से 100% का रिटर्न चाहिए होता है केवल ब्रेक इवन आने। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, 8% से ज्यादा का स्टॉप लॉस कभी नहीं होना चाहिए आपका। चलिए ठीक है, तो हर बाउंस बैक में पीएसयू शेयरों में आपको एग्जिट का ही सोचना चाहिए। केवल एक डेड कैट बाउंस है, इसमें आपको फंसना नहीं है। इनसे आप दूर रहिए। जिनके पास है वो ऊपर में उछाल पर बेचने की ही कोशिश करें। अभिषेक कुमार श्रीवास्तव जी ने अपना सवाल हमें शेयर किया सर। वो कह रहे हैं कि प्रीमियर एनर्जीज में कब एंट्री करें? हाल में लिस्टेड कंपनी है सर, ये ₹1012 का भाव है। ऊपर में जो हाई बना था ₹1268 के आसपास का था, तो अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में हो चुका है। तो जो वेट कर रहे थे सर गिरावट का, क्या ये गिरावट ऐप्ट मौका है इन लेवल्स के आसपास प्रीमियम एनर्जीज में एंटर करने के लिए? देखिए, ये स्टॉक भी आईपीओ बेस बना रहा है, तो मैं बाय ऑन डिप्स की सलाह नहीं दूंगा। आप बाय ऑन ब्रेकआउट कीजिए। स्टॉक में ब्रेकआउट बनेगा 1160 के ऊपर। हो सकता है ये स्टॉक 4 6 महीना लगा दे इस लेवल को निकालने में, कंसोलिडेशन में, बेस बिल्डिंग में और इन सब चीजों में। तो जैसे ये 1160 के ऊपर निकलेगा, स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम बनेगा, आईपीओ बेस ब्रेकआउट आ जाएगा, तब ये स्टॉक 1600 1650 जा सकता है। फिलहाल के लिए पैटर्न बिल्डिंग में है। हो सकता है 3 महीने लगा दे, हो सकता है 6 महीने लगा दे। तो केवल एक अलर्ट लगा लीजिए 1160 का। जब अलर्ट ट्रिगर हो तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास प्री कैम के 100 शेयर हैं, ₹320, क्या करूं? एवरेज करूं? 6 मंथ्स का व्यू है, टारगेट क्या होगा? प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सर आपका सवाल हमने शामिल कर लिया है। प्री कैम सर आई थिंक ये प्रिसिशन कैमशाफ्ट की बात कर रहे हैं। इनके पास 100 शेयर ₹320 के रेट पर हैं और अभी ये शेयर चल रहा है ₹308 के आसपास, गिरकर इनके भाव के ₹12 नीचे आ गया है एक महीने में। हालांकि अगर आप देखेंगे इस गिरावट के बावजूद 31% ये शेयर ऊपर है। 6 महीने में 45% का ऑलरेडी गेंस बन चुके हैं और एक साल में भी करीब 20% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन दिक्कत की बात है इनके भाव के नीचे है जहाँ पे इन्होंने खरीदारी करी है 320 के आसपास। इनके लिए क्या राय होगी सर? देखिए, 330 तो 331 तो मेरे ख्याल से इसका ऑल टाइम हाई के आसपास का रेट है। आप बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे जाके फंस गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 276 दिन या 59 वीक्स का बेस बना है, जिसका आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट कर जाएगा। सॉरी, कल के सेशन में इसने मतलब प्राइमरी मूव दिया और आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव लेते हुए ये स्टॉक अपना ब्रेकआउट कंप्लीट करेगा। तो स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। और मैं कहूंगा 3 से 4 महीने का स्टॉक को समय दीजिए, शायद आपको ये 450 के ऊपर भी मिल जाएगा, विच इज
ऑलमोस्ट 50% अपसाइड फ्रॉम करंट आउट लेवल्स। तो केवल 4 महीने का समय दीजिए और आराम से होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस ले लीजिए 260 का क्लोजिंग बेसिस पे। 260 तोड़ के क्लोज करता है तो पैटर्न खराब हो जाएगा, फिर ये स्टॉक नीचे आएगा। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी 3 से 4 महीने में स्टॉक आपको 450 का लेवल दे देगा। चलिए, ये राय है। जहाँ तक प्री कैम शेयर की बात है, इसमें आपको 3 से 4 महीने का व्यू लेके चलना है। आनंद जी एस स्टडी, इनका सवाल ले लेते हैं। वो बोल रहे हैं, हेलो सर, हैप्पी दिवाली, आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आनंद जी, इनके पास सर अदानी पावर रखे हुए हैं। कह रहे हैं कि अदानी पावर पे 645 पे 120 शेयर हैं, क्या करें प्लीज़ बताएं। तो 645 वाला जिनका अदानी पावर रखा है सर, उनके लिए क्या राय होगी? देखिए, अदानी पावर में वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था 589 पे, उसी को रीटेस्ट करने नीचे आया है स्टॉक। फिलहाल के लिए जो मोमेंटम लेवल बनता है वही आपका बाई प्राइस है 650। 650 निकलने के बाद स्टॉक में अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड भी आई है, ये इतनी शैलो है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई माल डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ या कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये केवल स्लो, शैरो और टाइम वाइज करेक्शन थी जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। धीरे धीरे करके स्टॉक 650 निकलेगा, और जैसे ही 650 निकलेगा बड़ा मोमेंटम आएगा 900 और 1200 तक के लिए। तो आराम से स्टॉक को छोड़ दीजिए। हाई लाइकली है कि 900 और 1200 के टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो 900 और 1200 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आप इस चाहें तो इसको लंबे टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। सलमान मरफातिया जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो अपना सवाल भी पूछ रहे हैं कि रवि सर से कहना कि बिरला सॉफ्ट के 400 शेयर 590 के रेट पर लिए थे, अब क्या करूं, आई कैन होल्ड फॉर मोर देन 2 मंथ्स। तो रवि सर तो जब हमारे साथ जुड़ेंगे सर उनको आपका सवाल पहुंचा देंगे, लेकिन अंशुल सर हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं। सर, बिरला सॉफ्ट को लेकर इनका सवाल है। 400 शेयर इनके पास हैं 590 रुपये के रेट पर। ये जानना चाहते हैं कि अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। नतीजे इसके अच्छे नहीं आए थे, जिसके बाद स्टॉक में हमने करेक्शन बनता वो देखा था, और इनके पास 590 के शेयर रखे हैं और 533 रुपये पर स्टॉक आकर रुक गया है। क्या करें सर? आज भी करीब 4% के आसपास ही गिरावट है। देखिए, वीकली चार्ट पे इसने ट्रिपल बॉटम बनाया था। ब्रेकआउट पॉइंट था इसका 572। 3 बार वहां बॉटम बना के प्रोटेक्ट करने की कोशिश हुई है, लेकिन करंट वीक में ये तोड़ रहा है। तो इमीडिएट जो स्विंग लो वीकली चार्ट पे लास्ट बना था वो था 548 का। अगर ये स्टॉक 548 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इस स्टॉक में लिक्विडेशन काफी शार्प होगा 460 455 तक। तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 445 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट करना है, क्योंकि उसके बाद एकदम तेजी से स्टॉक 100 रुपए 150 रुपए तोड़ देगा। 445 448 ये सपोर्ट जोन है, इसी का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। हालांकि 60% चांसेस लग रहे हैं कि ये स्टॉक अपना सपोर्ट तोड़ के क्लोज करेगा और 460 आएगा। बट एक बार अगर इतने लॉस में रुके हैं तो 10 रुपए का और बफर देना चाहिए कि 445 के नीचे क्लोजिंग पे से स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, 800 के आसपास लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लोग आज दिवाली का पर्व मना रहे हैं, छुट्टी होगी ज़्यादातर लोगों की, लेकिन आज भी अपने त्यौहार के समय में से कीमती वक्त निकाल कर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर सर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको ये वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ, सहयोगियों के साथ और भी रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये आवाज़ पहुँचे और उनको भी मदद मिले। उनकी कोई दुविधा, कोई सवाल है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। अंशुल सर हमारे साथ मौजूद ही हैं, वो हमारे सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ शशि जी फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनका भी सवाल जानते हैं। और भी बहुत सारे दर्शक हैं जो कि यूट्यूब पेज पे भी अपने सवाल लगातार शेयर कर रहे हैं। पहले शशि जी के पास चलते हैं, फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं गुरुग्राम से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, तो ढेरों शुभकामनाएं सर आपको दिवाली की। कैसे मना रहे हैं आप दिवाली का पर्व? आपको भी सर बढ़िया मना रहा हूँ सर। ये थोड़ा शेयर में सर रेट फर्क है। अच्छा, तो मतलब दिवाली के दिन छुट्टी का दिन है, घर पर हैं, लेकिन एक शेयर में फंस गए हैं। कौन सा शेयर है सर? सर मेरे पास नैल्को का शेयर है सर, ये 109 शेयर है सर मेरे पास, और मेरा बाइंग प्राइस है 922 रुपए सर। और दूसरा जोमेटो का है सर, इसको मैंने 268 पे लिया हूँ सर, 200 शेयर। अच्छा, नेल्को ये टाटा ग्रुप वाली ना, वही ना? हाँ सर, जिसका 900 प्राइस चल रहा है सर अभी। हाँ, 906 रुपये के आसपास प्राइस है। तो आपके पास कितनी क्वांटिटी है इसकी? 109 सर, 109। ठीक है, 109 शेयर है। और दूसरा आपने बताया जोमेटो, राइट? हाँ सर, इसका 200 शेयर है और 268 मेरी बाइंग प्राइस है।
तो जोमेटो पे तो शशि जी अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बातचीत हुई है, अंशुल जी ने जवाब दिया भी उसका। एक हमारे साथ दर्शक जुड़े थे यूट्यूब पे, उन्होंने 250 रुपये पे लिए हैं, जैसे आपने 268 पे लिए हुए हैं, तो उनको जवाब दिया था। तो उसका जो आपका ये जो सवाल है जोमेटो को लेकर, उसका उत्तर आप थोड़ा पीछे चले जाइएगा वीडियो में, आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं आप। लेकिन नेल्को पे आपका जो सवाल है उसे ले लेते हैं सर। 922 के आसपास की इनकी खरीदारी है, 906 रुपये के आसपास स्टॉक चल रहा है, अच्छी खासी क्वांटिटी इनके पास है, 109 शेयर इनके पास हैं। और आप चार्ट देखेंगे सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, लगातार ये शेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। हायर लेवल्स इसने बनाए थे 1335 रुपये के आसपास के, तो वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद इन्होंने लिया है। शशि जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मेरे साथ फ़ोन लाइन पे हैं, तो क्या आपने भी इसीलिए लिया है कि हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हो गया है, ये ऐप लेवल से यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही लिया था सर। ये एक्चुअली एक बार मैं प्रोग्राम देखा था सर, इसमें अंशुल सर बताए थे 2400 का ये स्टॉक जाने का तैयारी कर रहा है, इसलिए। ठीक है, तो अंशुल जी के कहने पे आपने लिया था, तो अंशुल जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, क्या अभी भी आपका व्यू इंटैक्ट है, जो आपने 2400 रुपये के टारगेट दिए हैं नेल्को में आ जाएंगे, बने रहें जिनके पास है? देखिए, टारगेट 2400 नहीं 1400 रुपये होगा। इसमें 148 वीक्स का बेस ब्रेकआउट आया था और स्टॉक ने 8-10 हफ्ते लिए हैं इसको पुल बैक में उसी लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि पुल बैक खत्म है। प्रोबेबली मार्केट बॉटम होने के बाद जब तेजी आएगी तो इस स्टॉक में वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। 934 950 की जोन है जहां एक बार अटक सकता है। तो जैसे 950 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करेगा, 1400 रुपए तक का इसमें टारगेट आ सकता है। बड़ा बेस का ब्रेकआउट है, शैलो करेक्शन है। मार्केट जिस हिसाब से टूटा है उस हिसाब से ये थोड़ा सा, मतलब इसने भी डीपर रिट्रेसमेंट ले लिया है, तो मार्केट के साथ परफॉर्म कर रहा है। एज एंड व्हेन रिवर्सल आएगा 1400 रुपए तक ये स्टॉक आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो शशि जी, जैसे आपने सुना था, वो 2400 नहीं था, 1400 रुपये का टारगेट था, और अंशुल जी अभी भी कह रहे हैं कि उनका टारगेट इंटैक्ट है। जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी, मार्केट तेज़ी की ओर लौटेगा, इस शेयर में भी अच्छे खासे अप मूव्स बनने की गुंजाइश बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो आप बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत घबराने की या चिंता की ज़रूरत नहीं है स्टॉक की, जहाँ तक बात है। सर, आपके दर्शक हैं, जो आपके फैंस हैं, इनफैक्ट अंशुल सर जो कि लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ड्रीमर नाम से उन्होंने अपना आईडी बनाई है। वो कह रहे हैं कि अंशुल जी के प्रेडिक्शन परफेक्ट होते हैं। और अभी सर देखिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े भी थे, आपके प्रेडिक्शन को सुन के ही उन्होंने नेल्को का शेयर लिया है। तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है सर, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं बोल रहा हूं या कोई भी बोल रहा है, अगर आपका स्टॉक बाई प्राइस से 8% से ज्यादा नीचे क्लोज हुआ है, एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स आपके फेवर में नहीं रह जाता है। आप स्टॉक 30% गिर गया है, तो वहां से आप मानिए 40-45% बल्कि 50% चाहिए स्टॉक को रिकवर करने के लिए। अगर जैसे पीएसयू में फंसे हैं, 50% गिर गया, तो स्टॉक यहाँ से डबल होगा, तब आपका प्राइस आएगा। तो 8% इज द मैक्सिमम स्टॉप लॉस। आंख बंद करके कोई कितने भी कन्विक्शन से बोल रहा हो, कुछ भी कर रहा हूं, 8% इज दी मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं भी कितना भी कन्विंस्ड हूँ, चार्ट कितना भी अच्छा लग रहा है, अगर 8% से ज्यादा टूट गया है तो फिर मैं निकल जाता हूँ। तो ये एक लर्निंग ले लीजिए, मैंने ली है, काफी लॉसेस लेने के बाद ली है, लेकिन अब ले लिए कि 8% से ज्यादा मैं किसी स्टॉक में नहीं रखता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आरबीए बर्गर किंग जो पहले था, बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक, अर्निंग्स और जिस हिसाब से स्टोर ओपनिंग हो रही है और सारी चीज हो रही है, ये स्टॉक पोटेंशियल मल्टीबैगर है, लेकिन 3 साल से चला ही नहीं है। मैं अपना 8% का लॉस देके निकल गया था। स्टोरी मुझे आज भी अच्छी लग रही है, चार्ट आज भी अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो ये एक लर्निंग लीजिए कि चार्ट जब अच्छे लग रहे हों तभी स्टोरी पे बिलीव कीजिए। अगर स्टोरी इतनी अच्छी है तो चार्ट में अप ट्रेंड दिखना चाहिए। दो चीज ले लीजिए, एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स बाई करना है, दूसरा 8% से ज्यादा कभी स्टॉप लॉस नहीं लेना है। कोई कितने भी कन्विक्शन से बोल रहा है, 8% इज द मैक्सिमम स्टॉप लॉस। चलिए, दिवाली का पर्व है, कि लर्निंग के तौर पे इसे ले लेते हैं। वैसे बोलते हैं कि दिवाली एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्यौहार के तौर पे इसे माना जाता है। तो ये जो लॉस और प्रॉफिट की गेम है, लॉस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बुराई इतनी बढ़नी नहीं चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। 8% से ज़्यादा बुराई, यानी कि 8% से ज़्यादा लॉस किसी भी स्टॉक में आप मत रखिए आपके बाइंग प्राइस से। अगर बुराई यानी कि लॉस 8% हो जाता है किसी भी शेयर में आपके बाइंग प्राइस से, तो उस बुराई को, उस स्टॉक को, उस लॉस को अपने पोर्टफोलियो से आपको दूर कर लेना चाहिए। यही दिवाली की सबसे बड़ी सीख है सर, जो कि हम आज ले सकते हैं इस पावन पर्व पर आपके साथ जो बातचीत हो रही है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, अंक कुमार जी, उन्होंने अपनी आईडी बनाई है। सर, वो कह रहे हैं कि हैप्पी दिवाली, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर दिवाली की। पैसा लो डिजिटल के शेयर हैं सर, उनके पास 500 शेयर हैं, 61 पे होल्ड करें
या एवरेज करें, क्योंकि 61 पे सर इन्होंने खरीदा है और जो मौजूदा भाव है वो 46 रुपये का है। आज करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में देखें तो शेयर 24% करेक्ट हो चुका है, 6 महीने में 35% और एक साल में भी देखें तो 20% के आसपास का अप मूव आया। लेकिन इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर का, इन्होंने ऊपर के भाव पे लिए हैं। एक समय तो शेयर 100 रुपये के आसपास का हाई भी इसने टच किया था। अब ये करेक्शन में लिए या किसी के कहने पे लिए हैं वो तो इन्होंने नहीं मेंशन किया है, लेकिन हाँ इनके प्राइस से काफ़ी नीचे हैं। सवाल इनका ये है कि होल्ड करें और दूसरी बात कि एवरेज कर सकते हैं। देखिए स्टॉक में एक बड़ा बेस बना था, 45 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, उसी लेवल को टेस्ट करने आया है, लेकिन जिस तरीके से टेस्ट करने आया है वो तरीका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए 40 रुपए, और बाउंस बैक में कहीं भी 55-56 मिलता है तो एटलीस्ट ये वाला स्टॉक बुक कर लीजिए। ऊपर वाले को कुछ समय होल्ड कर सकते हैं। आइडियली इस केस में होना ये चाहिए कि स्टॉक कुछ समय कंसोलिडेट करके 50-54 की रेंज में एक हायर लो बनाएगा और उसके बाद ऊपर चलेगा। तो एक डेड कैट बाउंस आ रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपना 10-12 रुपए प्रॉफिट लीजिए और एक बार निकल जाइए। बाकी बची हुई क्वांटिटी जो पुरानी है उसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक समय लेगा बट आपका रेट दे देगा। चलिए, तो समय लेगा लेकिन आपके रेट पर आ जाएगा, तो आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं और जो स्टॉप लॉस आपको बताएगा उसको आप ज़रूर ध्यान में रख के चलें। ऑफिशियल अश्विनी कुमार जी कह रहे हैं कि हैप्पी दिवाली संदीप सर जी, आपको भी सर और आपके पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली आपके लिए बहुत ही अच्छी रहे और पूरा साल अगला आपके लिए जैसे दीप चमकते हैं, जैसे उनकी लाइट आती है, वैसे ही प्रॉफिट की लाइट आपके पोर्टफोलियो में आए, ऐसी उम्मीद हम करके चलते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं सर, अपने सवाल हमारे साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। एक सनफ्लैग आयरन को लेकर हमारे एक दर्शक हैं हेमंत कराकोटी जी, उन्होंने अपना सवाल भेजा है। 259 सर उन्होंने प्राइस बताया जहाँ पे उन्होंने ये शेयर खरीदे हैं, क्या व्यू रखें, एवरेज कर सकते हैं, ये भी शायद वो पूछना चाह रहे हैं। तो सनफ्लैग आयरन 259 का प्राइस है सर। देखिए सनफ्लैग आयरन में हमने भी अपने क्लाइंट्स को बाई कॉल रिकमेंड किए थे जब इस स्टॉक में 48 वीक्स का बेस ब्रेकआउट आया था 1 जुलाई को, उस वाले हफ्ते में 248 के ऊपर। लेकिन अगले 2 हफ्ते में स्टॉक कंप्लीटली फिजल आउट हो गया है, लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है। मोस्ट लाइकली ये स्टॉक 180, 175, 180 की रेंज टेस्ट करेगा। पुल बैक में आपको कहीं भी एग्जिट का मौका मिलेगा, एक बार 215, 220 की रेंज में वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। नीचे 180, 183 सॉरी 175, 180 रुपए आते हुए दिख रहा है। जिस हिसाब से ब्रेकआउट फेल किया था स्टॉक, काफी खराब लग रहा है, पुल बैक पे एग्जिट करना चाहिए। पुल बैक के एग्जिट कर लेना चाहिए, ये राय फिलहाल स्टॉक को लेकर आ रही है। लेकिन सर सीजी पावर को लेकर भी हमारे काफ़ी सारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं विकास गौर जी, वो कह रहे हैं कि क्या ये बाइंग सपोर्ट बन रहा है क्या, क्योंकि इस शेयर का मैं हाई देख रहा था सर, इस स्टॉक ने 875 रुपये के आसपास का हाई लगाया। एक महीने में आप देखेंगे आपको 7% के आसपास का करेक्शन नजर आएगा, लेकिन इसका 11 तारीख को शायद इसने 875 रुपये के आसपास का हाई टच किया था। वहाँ से करीब करीब 250 रुपये के आसपास की गिरावट हो चुकी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 20% के आसपास का करेक्शन स्टॉक में आ चुका है और हर कोई देखना चाह रहा है कि क्या 20% के करेक्शन पे स्टॉक में एंटर करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो मूव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखे थे। इस साल अभी भी देखें जो हायर लेवल से करेक्शन हुआ है, स्टॉक अभी भी आपको 57% ऊपर नजर आएगा, जिनके पास साल की शुरुआत का रखा हुआ है, और एक साल में तो देखेंगे 80% के आसपास की तेज़ी आपको स्टॉक में अभी भी नजर आएगी करेक्शन के बाद। तो जो लोग सर मिस कर गए थे या फिर दोबारा डिप्स पे खरीदना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सपोर्ट बन गया है, बेस बन गया है, इन लेवल्स पे खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए इसमें एक ही प्रॉब्लम है, पुल बैक में आपको बाई करना चाहिए वो स्टॉक्स जो पुल बैक पे अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहे हैं, वो भी बिना फील्ड ब्रेकआउट के। इस स्टॉक में जहां पे ऑल टाइम हाई बना था 11 तारीख को, 9 तारीख को ब्रेकआउट था 783 पे, 100 रुपए अपमूव दिया। आइडियली 300, 350 रुपए चलना चाहिए था। 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ये फिसलना स्टार्ट किया, बड़े वॉल्यूम के साथ। अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट थी 21 अक्टूबर को और ब्रेकआउट फेल किया। आप अगर इसके चार्ट को कंपेयर करेंगे तो सिमिलर टू टाटा मोटर्स दिखेगा, जो टाटा मोटर्स 2065 के आसपास था। अब देखिए वो नीचे में 921 का सपोर्ट भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाया है, 875 भी नहीं किया है, 777 आ रहा है। तो सीजी पावर में भी फील्ड ब्रेकआउट है। पहला लिक्विडेशन लेवल बनता है 658 रुपए का। तो आप आज फ्रेश ब्रेकडाउन दे रहा है, लेकिन लग नहीं रहा कि कंटिन्यू होगा। एक बार के लिए ये ऊपर में 744 रुपए आएगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिए और वहां से जब डाउन मूव आएगी तो पहला टारगेट 658 का बनेगा। अगर वहां नहीं रुकता है, जिसकी उम्मीद कम है कि रुकेगा, तो फिर लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट जो बनता है वो 549 का बनता है। फील्ड ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कतई होल्ड नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे उतना बेटर होगा।
फील्ड ब्रेकआउट है, जितनी जल्दी निकल जाएं उतना बेहतर है। जहां तक सीजी पावर की बात है, मल्टी बैगर रहा है स्टॉक, लेकिन अब यहां पे कुछ दिक्कतें, थोड़ी सी परेशानी चार्ट्स पे नजर आ रही है। इस बीच सत्यम जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। सर नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार सर, मैं छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। और हैप्पी दीपावली सर, आपको भी और अंशुल सर जी को भी। थैंक यू सर, विश यू द सेम। आपके परिवार को भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। सर बताइए सर, किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं? सर मैं प्राज इंडस्ट्री और सुजलॉन दोनों पे जानना चाहता हूँ। मेरा व्यू 3 से 4 महीने का है और इसको मैंने प्राज इंडस्ट्री को 110 शेयर है मेरे पास 750 के भाव पे, और सुजलॉन एनर्जी है 73 के 110 शेयर। अच्छा, तो क्या इसमें अभी भी बुलिश मूवमेंट आ सकता है या फिर नहीं? 3 से 4 महीने बोला ना आपने व्यू आपका? हाँ, 3 से 4 महीने से। ठीक है, तो 73 वाला सुजलॉन सर 67 रुपये पे आ गया। 750 वाला प्राज इंडस्ट्री 750 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3 से 4 महीने का व्यू है, क्या राय देंगे आप इनको? देखिए, प्राज इंडस्ट्री में आपका रेट आ जाएगा, पुल बैक में है। प्राज इंडस्ट्री 745 750 पुल बैक का टारगेट है, वहां पे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पे भी फील्ड ब्रेकआउट था। 3 अटेम्प्ट किए हैं और उसके बाद लिक्विडेशन चालू हुआ है। तो ये पुल बैक आपको कहीं भी 740 750 की रेंज तक ले जाएगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिए। वहां से जब टूटना स्टार्ट करेगा तो 650 का पहला टारगेट बनेगा। तो आइडियली एग्जिट की सलाह रहेगी एट 740 750 जोन। दूसरा, सुजलॉन में अगेन 72 का लेवल पहले प्रोटेक्ट हो रहा था, ब्रेकडाउन के बाद 8-9 दिन हो गए, परसों उसी को रिजेक्ट किया है। तो 65 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर 65 टूटता है तो फिर स्टॉक में काफी तेज पिटाई होगी नीचे में 56 54 की जोन तक। फिलहाल के लिए एक बार जब तक 65 प्रोटेक्टेड है, 72.5 तक का रेट आएगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने दीजिए, 84 निकाल के टिकने दीजिए, तब बाइंग करेंगे तो 109 रुपए आ सकता है। फिलहाल 7250 अब रेजिस्टेंस का काम करने लगा है, और जब 65 तोड़ेगा तो वो भी रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो एक बार 7250 पे एग्जिट कीजिए, या 65 के नीचे क्लोज होता है तो भी एग्जिट कीजिए। तो 65 और 72.5 ये 2 लेवल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सत्यम जी। सुजलॉन अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 72.5 के ऊपर निकल जाइए, या फिर आप 65 के नीचे आए तो भी आपको स्टॉक से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ये राय है जहाँ तक सुजलॉन की बात है। हमारे दर्शक सर ढेरों मात्रा में हमें सवाल भेज रहे हैं। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि एक क्रम से चला जाए, जैसे जैसे लोगों ने सवाल भेजे हैं उसी तरह से लिए जाएं, लेकिन इतनी तेज़ी से ये पेज रिफ़्रेश हो रहा है सर, मैं 3-4 बार लूज़ कर चुका हूं कि कहां से मैंने किसका सवाल लिया था लास्ट टाइम और कहां से इसको पिक करना चाहिए। एक जॉन कोस्टा जी का सवाल मेरे सामने है सर। पेज पे सवाल तो बहुत सारे हैं। वो कह रहे हैं हेलो अंशुल सर, हेलो विवेक सर। तो विवेक सर को भी वो मिस कर रहे हैं। कह रहे हैं हैप्पी दिवाली, आई हैव 25 शेयर्स ऑफ ऑयल इंडिया एट 433 एंड गेल 150 शेयर्स एट 200। व्हाट इज़ द टारगेट फॉर द नेक्स्ट 2 years? दोनों PSU शेयर हैं सर इनके पास। गेल में भी हमने देखा कि काफ़ी करेक्शन हुआ है हाई लेवल से, जिस तरह से बाजार करेक्ट हुआ है। इनके पास 200 के शेयर रखे हुए हैं और हू बहू उसी लेवल पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ऑयल इंडिया इनका भाव है 433 रुपये का और शेयर अभी चल रहा है 465 रुपये का। तो ये शेयर इनके बाइंग प्राइस के ऊपर है। दोनों शेयरों पर राय दीजिए। 2 साल का व्यू है सर इनका। देखिए, ऑयल इंडिया तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और क्रूड की स्थिति भी बहुत खराब है। क्रूड में अब $20 की डाउनफॉल दिख रही है हमको। तो ऑयल इंडिया तो आपको अब चूंकि ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक में कहीं भी 530 रुपए तक आ सकता है। एक बार एवरेज कर सकते हैं क्योंकि मेजर सपोर्ट पे है। 458 459 के आसपास एवरेज कीजिए। पुल बैक में 530 के आसपास कहीं भी मिलता है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, वहां पे पूरी तरीके से एग्जिट कर लीजिएगा। वहीं गेल है, गेल में फिलहाल के लिए सपोर्ट 208 का टूटा है। एक बार के लिए चांस है कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके 173 तक आ जाए, बट ये वो स्टॉक है जो हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। ऑन द डे कहीं भी 180 170 की रेंज में मिलता है, लेके रखना चाहिए। 2 साल के अंदर ये स्टॉक बहुत आराम से आपको 400 450 के लेवल दिखा देगा। नेक्स्ट बिग थिंग गैस रहने वाली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जिस हिसाब से लोग शिफ्ट कर रहे हैं, गैस विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, और उसमें गेल एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अगले 2 साल के लिए हमको गेल बहुत अच्छा लग रहा है, विद अ टारगेट ऑफ 400 अराउंड फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तो 170 180 की जोन में बेटर बाइंग बनेगी, फिलहाल वहां आता हुआ दिख रहा है। तो आप कह रहे हैं 2 गुना हो जाएगा गेल यहाँ से? देखिए, गेल में जिस हिसाब से कतर और ईरान को देखिए धीरे धीरे करके आपको ईज आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेकंड बिगेस्ट सप्लायर है। तो गेल एक काउंटर है जहां पे बहुत आराम से अर्निंग्स जिस हिसाब से आएंगी,
ये अर्निंग हर क्वार्टर में, अगले 8 क्वार्टर में आप मान के चलिए कम से कम 25-26% के आसपास ग्रो रहेगी, और शायद 2-4 क्वार्टर बीच में ट्रिपल डिजिट अर्निंग्स भी आ सकती है। पिछले 5 में से 4 क्वार्टर देखें तो 3 क्वार्टर 36% की एवरेज अर्निंग थी, एक क्वार्टर में 183% की ईपीएस ग्रोथ थी। लास्ट मार्च वाला क्वार्टर था, वहां थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन अर्निंग के हिसाब से देखिए 3 रुपए 80 पैसे की अर्निंग थी। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अगले 8 क्वार्टर अगर 25% से ग्रो होता है, कोई भी स्टॉक अर्निंग्स 25% से ग्रो होती है 8 क्वार्टर में, तो वो स्टॉक आराम से 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, नहीं 100 का शेयर 250 रुपए होता है। तो उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर उतना नहीं भी होता है, डबल भी होता है, तो 400 रुपए का टारगेट बनता है स्टॉक में। तो 400 रुपये का टारगेट बनता है लॉन्ग टर्म में गेल के स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं। जिस तरह का अर्निंग ग्रोथ का पोटेंशियल स्टॉक में फिलहाल नज़र आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि 1000 के आसपास लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। तो जिस तरह से लोग अपना प्यार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, उनका भरोसा हम पे बना हुआ है, वो लगातार बनाए रखिए सर। 1019 का आंकड़ा मेरे पास लाइव है, जो कि हमारे साथ दर्शकों का आंकड़ा फिलहाल जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नंबर मेरे सामने आ रहा है। इस बीच रंजीत सिंह राजपूत सर ये कह रहे हैं कि इनके पास महाराष्ट्र बैंक में कुछ रैली एवरेज करेगा, क्या करें? 277 शेयर 70 के भाव पर हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर इन्होंने ऐसा लग रहा है इनके सवाल से कि हायर लेवल्स पे ले रखे हैं, 70 का भाव है इनका और 277 क्वांटिटी इनके पास है। ये जानना चाहते हैं कि क्या इस स्टॉक में एवरेजिंग की जा सकती है? देखिए बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे जाके फंसे हैं। एक स्विंग लो 51.83 था, वहां से बाउंस बैक आ रहा है, 60 रुपए से 62 रुपए जाएगा, वहां पे आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। बल्कि आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं पे अगर हो सके तो एक बार लॉस बुक कर लीजिए और फेडरल बैंक में शिफ्ट कर लीजिए। फेडरल बैंक यहाँ से जब तक आपका रेट आएगा महाराष्ट्र बैंक में, फेडरल बैंक आपको इससे ज्यादा पैसा दे देगा, बल्कि लॉस रिकवर करने के बाद शायद आप प्रॉफिट में भी आ जाएं। तो फेडरल बैंक इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से निकल जाइए रंजीत सिंह जी, आप फेडरल बैंक में शिफ्ट कर जाइए। जब तक ये रिकवर होगा, आपके प्राइस पे आएगा, तब तक आपको फेडरल बैंक में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स स्टॉक में बनते हुए दिखेंगे। जस्सी जी ने अपना सवाल भेजा है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को लेकर। उनके पास 50 शेयर हैं 555 पर, क्या किया जाए? मैं 1 साल रुक सकता हूँ या एवरेज भी कर सकता हूँ? तो 555 सर एक्साइड पे वो जानना चाहते हैं कि क्या रुका जाए अभी भी? 555 का इनका प्राइस है, माफ़ कीजिए, जी हाँ 555 का प्राइस है सर, और शेयर चल रहा है 455 रुपये के आसपास। तो 100 रुपये का पूरा पर शेयर इनको लॉस होता हुआ दिख रहा है। ये जानना चाहते हैं कि होल्ड करें, अगर होल्ड करें तो क्या एवरेज भी कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे 427 रुपये नीचे आते हुए स्टॉक दिख रहा है। 427 के पास एक बार दोबारा सवाल पूछेगा, अगर यहाँ पे रिजेक्शन बनता है तो फिर एवरेज करना चाहिए, ऊपर में 537 आएगा। लेकिन अगर 420 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक एकदम खराब हो जाएगा, नीचे 352 और 289 के टारगेट बनेंगे। बट अगेन वो फार क्राई है। फिलहाल 427 रुपये आ रहा है, वहां पे एक बार सवाल जरूर पूछिएगा। चलिए ठीक है, ये राय है फिलहाल एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। जहाँ तक बात है, ढेरों दर्शक केवल हमारे साथ हमारे पेज पर यही जुड़ने के लिए कह रहे हैं, कहने के लिए जुड़ रहे हैं कि हैप्पी दिवाली। अंशुल सर, विनय कुमार जी कह रहे हैं क्योंकि ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं। मनोज गर्ग जी भी कह रहे हैं कि संदीप जी एंड अंशुल जी नमस्ते एंड हैप्पी दिवाली। गर्ग साहब और विनय कुमार जी, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं दिवाली की। इन्होंने दो तीन शेयर भी मेंशन किए हैं मनोज गर्ग जी ने। एक तो सर BEL है, दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि HPCL, और तीसरा नाम है अशोक लेलैंड का। इसके ऊपर वो सलाह देना चाहते हैं। सर उन्होंने आपके लिए एक कमेंट भी लिखा है मनोज गर्ग जी ने, वो कह रहे हैं कि अंशुल जी मेरे फेवरेट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सनी जी, मैं सवाल मिस कर गया। तो सवाल इनके 3 है सर, आप मिस कर गए उसको। इन्होंने तारीफ करी आपकी। तो 3 शेयर इनके पास हैं, 2 PSU हैं, एक BEL, दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम और तीसरा अशोक लेलैंड है। केवल इन्होंने सलाह के लिए बोला है सर, इन्होंने कोई क्वांटिटी नहीं बताई, प्राइस भी नहीं बताया, कोई व्यू नहीं बताया कि कितने लंबे समय के लिए ये रख सकते हैं या कब इन्होंने खरीदे थे। केवल सलाह मांगी है BEL, HPCL और अशोक लेलैंड पर। देखिए अशोक लीलैंड थोड़ा सा अब करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट दिख रहा है, 204 के आसपास आके स्टॉक स्टेबलाइज हो जाएगा, समय लेगा, बेस बनाएगा, वापस से ये स्टॉक 300 350 की तरफ बढ़ जाएगा, तो इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। BEL में आपको एग्जिट का मौका मिल रहा है, करंट रैली पे 290 के आसपास एग्जिट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नीचे में नेक्स्ट टाइम जब 267 तोड़ेगा 229 तक आता हुआ दिखेगा। लास्ट काउंटर है HPCL हिंद पेट्रो, यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ऑन द डाउन साइड कहीं भी 355 के आसपास मिलता है तो बढ़िया बाइंग करके रखिए स्टॉक को। क्रूड में जैसे $20-22 की गिरावट आएगी,
इन स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन तेजी डेवलप होगी, लगभग 40-45% अपसाइड आपको करंट ऑर्डर लेवल से मिल सकती है। टॉपिक इसमें हमारी आईओसी है, बट हिंदपेट्रो भी इक्वली गुड है। आईओसी थोड़ा सा हमको ज्यादा अच्छा लगता है, तो आईओसी लीजिए या हिंदपेट्रो लीजिए, दोनों स्टॉक में 40 से 50% की अपसाइड अगले 1-1.5 साल में बनती हुई दिख रही है। 40 से 45% अपसाइड आईओसी और एचबीसीएल में देखने को मिल सकती है। इस बीच सर कल 6 से 7 मुहूर्त ट्रेडिंग होगी कल शाम को दिवाली के मौके पर दोनों एक्सचेंजेस पर। तो अनवर शेख जी हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने बोला है हेलो सर, कल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हैं क्या? तो एफएनओ साइड पे ये एक्शन करना चाह रहे हैं। देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग पे क्या होता है कि शगुन के तौर पर नए साल की शुरुआत मानी जाती है, तो शगुन के तौर पर शेयर खरीदे जाते हैं, तो उसको शुभ माना जाता है, अच्छा शगुन माना जाता है। तो उस वजह से अमूमन हम देखते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार ऊपर ही रहता है, भले ही ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होते, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोग खरीदने के लिए आते हैं शुभ मुहूर्त के मौके पर। तो उस एंटिसिपेशन में शायद इनका ये सवाल है कि क्या कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं? ये सलाह देंगे सर आप इनको? देखिए कॉल पुट जनरली क्या होता है, और खासतौर पे इंडेक्स में क्या होता है, आपको बहुत जल्दी एंटर और एग्जिट करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम जो होता है किसी भी ट्रेड को होल्ड करने का 15 से 20 मिनट होता है, या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, क्योंकि फिर वो अपने ही वजन से गिरने लगता है, टाइम वैल्यू डिटरेट होने लगती है। तो आउटराइट जब ट्रेड बने तब बाई करना ज्यादा अच्छा है। प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा एटलीस्ट कॉल पुट में या इंडेक्स ऑप्शंस में ठीक नहीं होता है। तो कल की कहानी कल देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ। कल अगर आपको मुहूर्त ट्रेडिंग पे कोई चीज शगुन के तौर पे लेना है, तो मेरे पर्सनल जो में बैंक बीज है, बैंक निफ्टी का जो ईटीएफ होता है, वो मैंने लिखा है। मुझे यहाँ से 52,500 का लेवल दिख रहा है, यानी 1000 पॉइंट ऊपर अगर बैंक निफ्टी आती है तो 10 रुपए आपको आराम से मिल जाएगा बैंक बीस में। तो बैंक बीस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में लोअर लेवल से है, क्योंकि मुझे यहाँ से 52,500 तक बाउंस बैक दिख रहा है। मैं पर्सनली अगर मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी प्ले करना होता है, मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं प्ले करता हूँ, मैं ईटीएफ के द्वारा प्ले करता हूँ। रिलेटिवली सेफ होता है, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है सर। ये दूसरी सीख हो गई हमारे लिए। पहला तो आपने 8% वाला जो रूल बताया था, और दूसरा ये कॉल पुट की बजाय जो आप 20 में कह रहे हैं कि पोजीशन बनाने के लिए, वो ज़्यादा बेटर है सर। तो दूसरी सीख आज हमारे लिए ये दिवाली के पर्व पर होती हुई नज़र आ रही है। एक सवाल लेते हैं, फिर हमारे बजिंग वाले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। एसके सज्जू जी वो कह रहे हैं कि हैप्पी दिवाली सर, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। कैंपस एक्टिववेयर मेरे बाइंग प्राइस 322 का है और 3 मंथ्स होल्ड कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? कैंपस एक्टिववेयर सर हाल फिलहाल हमने देखा है कि शेयर में काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा भी था, और 322 रुपये पर हमारे एक दर्शक हैं जिनकी बाइंग प्राइस है आज भी 2.5% के आसपास की मजबूती है। भले ही बाजार में कमजोरी है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है, तो 300 रुपये के नीचे है, 7 रुपये के आसपास का अप मूव है। 322 वाला प्राइस आ जाएगा सर इनका? देखिए आना चाहिए बिल्कुल, इनका प्राइस आ जाएगा, लेकिन उस प्राइस पे एक बार आके दोबारा सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। कैंपस एक्टिववेयर मुझे याद है कि मनी 9 पे मैंने ही बाय रिकमेंड किया था 320 के अराउंड, जब इसमें ब्रेकआउट बन रहा था 65 वीक्स का। पहला टारगेट हमने दिया था 369 का, टारगेट अचीव हुआ था 371.90। वहां से मार्केट भी करेक्ट हुआ और ये भी इक्वली शार्प करेक्ट हुआ है। अब ईयरली वीवैप पे आ रहा है, तो बाउंस बैक करके वापस से 322 326 तक जा सकता है। वहां पे एक बार के लिए दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, शायद वहां पे अगर निकलता है तो फिर हम एक्सटेंशन का वापस 370 का टारगेट देंगे, लेकिन अगर वहां पे अटका तो आपको एग्जिट करना होगा। तो बेटर है कि 320 322 की रेंज जब भी आए, प्रोबेबली 2-3 हफ्ते में आ जाएगी, वहां पे दोबारा सवाल जरूर पूछिएगा। ठीक है, 320 322 के आसपास आए तो दोबारा सवाल पूछिएगा। उस समय चार्ट फॉर्मेशन किस तरह के हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस बीच मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। 24,191 आज का लो लेवल है, और अभी अगर आप देखेंगे तो 24,222 के आसपास के लेवल्स फिलहाल आपको निफ्टी पे नजर आएंगे। तो थोड़ी सी एक बाउंस बैक की जो कोशिश है वो ज़रूर मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स की ओर चलते हैं, उनको जानते हैं जहाँ पे खबरों का इम्पैक्ट है या फिर एक्शन काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। चलते हैं बजिंग स्टॉक्स की तरफ।